नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। सहेली में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के उस टॉपिक के बारे में जिससे कई बार महिलाएं त्रस्त होकर ये कह देती हैं कि सारी प्रॉब्लम्स हम औरतों को ही क्यों होती हैं। ऐसा होता है जी, यस यस। इसीलिए आज हमारे साथ सीनियर गायनकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर परिणीता कलिता, जो हमें बताएंगी कि आखिर क्यों ऐसा हमें लगता है। डॉक्टर साहब, हम हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज़ पे आज बात करेंगे जितनी भी महिलाओं को होती हैं। तो क्या हार्मोन सिर्फ औरतों को ही परेशान करते हैं या आदमियों में भी होते हैं, लेकिन परेशान सिर्फ औरतों को करते हैं या परेशान नहीं करते, हमें लगता है परेशानी हो रही है? क्या है कारण? हार्मोन परेशान करने के लिए नहीं देते हैं जी। हार्मोन तो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हार्मोन के वजह से जो जैसे मेल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, दोनों में ही हार्मोन्स होते हैं। तो जो फीमेल हार्मोन है उसके वजह से हम लोग वी लुक लाइक अ फीमेल, मतलब हम फीमेल जैसे देखते हैं, है ना। तो परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे बॉडी में। वो परेशान तब करते हैं जो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं या ज़रूरत से कम हो जाते हैं। जैसे मेनोपॉज हो गया तो हार्मोन हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है, या कोई कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें इस्ट्रोजन है, एक हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो या मात्रा में अगर ज़्यादा या कम हो तो वो परेशान करते हैं। नहीं तो हमें बहुत, मतलब हमें चाहिए हार्मोन। हार्मोन के वजह से ही हम इतने सुंदर हैं, हम देखने के लिए फीमेल फीमेल जैसे हैं। ठीक है। ये डिसबैलेंस शुरू कब से होता है? एज क्या होती है जहाँ से दिक्कत शुरू होती है? और आजकल तो हम अर्ली पीरियड्स की भी बात सुनते हैं कि बच्चों नहीं, में ये जो भी नेचुरल डिसबैलेंस है जैसे सबको होता है, वो तब होगा जो आप मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज स्टेज में, जैसे मेनोपॉज होने से मानो 4 साल या 5 साल पहले से ही आपका शुरू हो जाता है कि ये गड़बड़ होना शुरू। आप लोग कहते हो ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो कि मेनोपॉज में तो नहीं जा रही हूँ, मैं मेनोपॉज में भी तो नहीं जा रही हूँ। तो वो यूजुअली जो इंडियन स्टैंडर्ड है 45 से 50 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज होता है। तो मानो और 5 साल पहले 40 साल से ही लोगों को थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाए, वो नॉर्मल है। बाकी अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें हार्मोन ज़्यादा कम हो ही जाता है तो उसका तो बात मैं नहीं कर पाऊँगी कब होता है, क्यों होता है। बट नेचुरली जो सबको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40 ईयर्स के बाद थोड़ा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, और 45 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज मतलब हमारे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बॉडी से निकल जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाता है प्रोडक्शन। जो ओवरीज होती है हमारे दोहरी अंडकोश है, उससे वो हार्मोन बनते हैं, और एक पर्टिकुलर एज में 45 टू 50 ईयर्स के बाद वो काम करना बंद कर देता है, और वो हार्मोन हमारे बॉडी से ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से सारे मेनोपोजल सिम्टम्स हमारे पे आते हैं। ठीक है, तो कोई ये हमारी अपनी गलती या लाइफस्टाइल ऐसा होता है जो इस पूरा जो सिस्टम है उसको डिसबैलेंस करता है? देखो, कोई भी ऐसे लाइफस्टाइल। आजकल जितने भी बीमारी है सब में लाइफस्टाइल का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप नॉर्मल से सोचो कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जो वो नॉर्मल बीमारी है, वैसे ही हमारे जो हार्मोन का एक साइकिल चलता है, उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली हमारी फिज़िकल एक्टिविटी और हमारे खान पान, क्या हम खाते हैं। जैसे कोई भी पौधे में आप क्या डालते हो उसके ऊपर वो फल फूल आएगा, है ना। ये भी हमारा एक सिस्टम है, हम क्या रोज़ डालते हैं। अगर आप कोई पेट्रोल के गाड़ी में डीजल डाल दोगे तो वो तो नहीं चलेगा ना, तो गाड़ी गाड़ी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वैसे ही सिमिलरली हमारे बॉडी भी सब लोगों की अलग अलग तरह की होती है, तो उसके हिसाब से हमें अपना डाइट को लेना होता है। सो जो हम हेल्दी डाइट कहते हैं उसको स्टेजेस है डिफरेंट, कि एक यंग लड़की को क्या डाइट देना चाहिए, एक मिड साइकिल में क्या है, मेनोपोजल वुमेन को क्या लेना चाहिए। बट मोटा मोटा जो है वो है कि हमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा रहना चाहिए। स्पेशली इंडियन डाइट में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी है, क्योंकि मोस्टली वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन मिलता नहीं है। तो ज़्यादा हम कार्ब खाते रहते, कि हम बोलते भी ऐसे कि आपने रोटी खा ली, तो मतलब रोटी ही खाना नहीं है, रोटी एक पार्ट ऑफ द खाना है ना। यू हैव टू ईट और भी चीज़ें खानी होती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जो प्रोटीन क्या खा रहे हो, आप फाइबर्स क्या खा रहे हो। फाइबर्स आते हैं सारे वेजिटेबल्स से, और फ्रूट से फाइबर्स आते हैं, जो होल फ्रूट खाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि हम फ्रूट को ही जूस निकाल निकाल के पी रहे हैं, वेजिटेबल को भी जूस निकाल निकाल के, ऐसे नहीं, पूरा पूरा वो चीज़ हमें खाना होता है। तो दैट इज़ द फाइबर। और प्रोटीन जो हमारे जितने वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए प्रोटीन का मात्रा ये होता है, दाल हो गया, चने, राजमा, लोबिया,
सोयाबीन एक बहुत अच्छी प्रोटीन है और ईस्ट्रोजन का मात्रा उसमें ज़्यादा होता है, तो वो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो भी हमें एक क्वांटिटी में खाना होता है, ये नहीं बहुत ज़्यादा ले लिया। स्पेशली आलमंड, वॉलनट, ये दोनों चीज़ें जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इवन बोन्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। हमने आज इसीलिए अब हमारे साथ अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, इनके अलग अलग सवाल होंगे। सबसे पहले आपका सवाल लेते हैं। मेरी बेटी 44 ईयर की है। उसकी जो मेंसेस है उसमें उसको थोड़ी सी एलर्जी भी हो जाती है और कई बार उसकी ब्लीडिंग कम भी होती है, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। पीरियड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, उसके तो आसपास पीरियड हम किसको हम नॉर्मल मानेंगे, पहले तो ये जानना जरूरी है ना। तो जो एक पीरियड मतलब क्या, जैसे मून का एक साइकिल होता है, इतने दिन में मून आता है, वैसे ही हमारा पीरियड का एक साइकिल होता है ना, जो नॉर्मल मानते हैं वो साइकिल। अगर 25 डेज से लेके 45 डेज के अंदर वो आपको पीरियड आ रहा है तो वो नॉर्मल आता है। किसी को 25 दिन में आ जाएंगे, किसी को 40 दिन तक भी नहीं आएंगे। तो दैट इज़ अ नॉर्मल, व्हाट डू कॉल, मतलब नॉर्मल है ये दोनों के बीच में अगर आए, एवरेज है ये। बट अगर उससे पहले आ जाए, मतलब 25 डेज, किसी को 20 दिन में आ गया, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। क्योंकि अगर 20 दिन में आपको ब्लीडिंग होने लगेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, वो नॉर्मल नहीं है। या अगर 40-45 दिन तक भी आपको पीरियड नहीं आता है तो वो भी थोड़ा हमें सोचने वाली बात हो जाती है कि क्यों नहीं आ रहा है। तो ये वो एज भी तो उसकी 44 हो गई है ना। हाँ, तो ठीक है 44 हो गया है, बट आजकल अगर मतलब अवेयरनेस के वजह से अच्छा खाना खाते हैं तो देखते कि 50 साल तक भी मेनोपॉज नहीं आते। तो 44 इयर्स हो गया है और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा या कम हो रही है तो आपको दिखाना चाहिए। मतलब हम जांच वगैरह करके देखेंगे कि क्या इशू है। कोई सिस्ट है उनके पास, कोई रसौली हो गया, जो वो बहुत सारे कॉमन चीज़ें जो होते हैं, या एक्चुअली हार्मोन का कमी आ गई उनके बॉडी में, तो उसका भी टेस्ट होता है। FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अगर हम करें तो हमें पता चलता है कि वो कम हो रहा है या मेनोपॉज की तरफ वो जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर साहब, अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम हो तो ऐसे में उस पर कैंसर का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता है या हम कैसे कंट्रोल करें? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है कि वो जब तक आपको मेनोपॉज नहीं आएगा वो चलते रहेगा। ठीक है, वो मतलब बहुत वो पेनफुल बीमारी है। मतलब ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी पेनफुल डिजीज़। ये नहीं कि आपको वो BP का जैसा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा या आप मर जाओगे उसके वजह से, बट आपको जितना दिन आप रहेगा ये बीमारी, वो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। मेनली इसका जो सिम्टम है वो है पेन पूरा टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड के 2nd डे, 3rd डे, 4th डे आपको ज़्यादा पेन होगा। और आपको बीच में भी आपको पेनफुल रहेगा। बहुत बार जब ज़्यादा हो जाता है, उसमें ग्रेड है, जैसे ग्रेड 1, 2, 3, 4, जब ज़्यादा हो जाता है तो आपको पूरे महीने ही थोड़ा थोड़ा लोअर एब्डोमेन, बैक पेन रहेगा, आपको रिलेशन में भी पेन होगा, आपको यूरिन पास करने में भी पेन होगा। और अगर बहुत बार देखा गया है जिसको एंडोमेट्रियोसिस है उनको ओवेरियन कैंसर होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है ऐसे लोगों की। उस पर कैंसर का क्या? तो कैसे पता लग सकता है? मान लीजिए किसी ने अगर इलाज उसका करा, कैंसर का टेस्ट होता है। बहुत सारे CA-125 एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट है, वो यूजुअली बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में भी ये थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, बट वो 1000 में हो जाएगा, मतलब वैल्यू। तो आपको पता चलेगा कि ये कैंसर की तरफ। प्लस आपको स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, स्पेशली अल्ट्रासाउंड, MRI, ये सब टेस्ट करके आपको, और ऑब्वियसली उसको इलाज करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को एंडोमेट्रियोसिस है और मैं खाली पेन किलर ले लेके बैठी हुई हूँ, ऐसा नहीं है ना उनका। मतलब क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के अगर है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम और आएगी। पेन के अलावा भी आप कंसीव नहीं कर पाओगे और सारी प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। पीरियड हैवी होगा, कम होगा, सो ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बट तो उससे हार्मोनल थेरेपी अच्छा इलाज है या मरीना आजकल कई लोग करा रहे हैं? मेरिना इज ऑल्सो ए हार्मोन ओनली, है ना, बट वो हार्मोन एक पर्टिकुलर IUD होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, उसमें वही हार्मोन रहता है, प्रोजेस्ट्रोजन। तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो।
वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प तो नहीं करेगा, बट हाँ पेन कम हो जाएगा, और पीरियड अगर हैवी हो रहा है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट वो दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। उसके और भी अच्छे अच्छे टैबलेट आ गए हैं या इंजेक्शंस आ गए हैं जो हम उनको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर अगर हो तो उसके लिए जो पेप स्मीयर टेस्ट है वो कितनी बार कराना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए? पैप स्मीयर टेस्ट है एक प्रोफाइलेटरी, मतलब पहले बीमारी होने से पहले आपको पता चले, है ना, जैसे आप करते हो जांचें, तो वो जो बाहर की कंट्री हो 25 साल की उम्र से वो शुरू कर देते हैं। हमारे इंडिया में मानो 30 इयर्स या 35 इयर्स से आप इसको लेना शुरू कर सकते हो। एवरी 3 इयर्स करना होता है, मानो एक आपका नॉर्मल आ गया तो यू कैन वेट फॉर 3 इयर्स अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बड़ा फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का। जो नॉर्मल लोग हैं हम उनको एवरी 3 इयर्स रिपीट करते हैं टिल यू आर 60 या 65 इयर्स, तो 3-3 साल में करते हैं। और आजकल क्या है, जैसे आपने बोला कि सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो कैंसर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो अगर आप पैप स्मीयर के साथ वो HPV DNA भी कर लेते हो, वो भी एक टेस्ट होता है कि आपको वो बीमारी है या नहीं है, वो इन्फेक्शन है या नहीं है। तो वो अगर नेगेटिव आता है तो आप 5 ईयरली कर सकते हो। सो प्लेन पैप स्मीयर है एवरी 3 इयर्स, और अगर HPV DNA के साथ आप कर रहे हो तो एवरी 5 इयर्स। ओके, थैंक यू। मैम, जब बहू बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि वो प्रेगनेंसी सही से चले? तो पहला तो बहू बेटा प्रेग्नेंट होने से पहले जांच करनी होती है बॉडी का, ठीक है, उसको बोलते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। क्योंकि ऐसा तो नहीं है आजकल 24 साल की उम्र में बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी होते होते अराउंड 30 हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके जॉब करके, है ना। तो उसमें आपको पहले आपको एक बहुत सारी जांचें कर लेना चाहिए कि अब मैं रेडी हूँ कि नहीं प्रेगनेंसी, या अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है, बहुत सारे हार्मोन हो, जैसे किसी को थायराइड हो गया, आपने देखा, किसी का हीमोग्लोबिन कम है, किसी का शुगर ज़्यादा है, किसी का BP ज़्यादा है, तो वो सब आप लोग कंट्रोल कर लीजिए पहले, उसके बाद आप प्रेगनेंसी की तरफ जाइए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको बोलते हैं थैलेसेमिया टेस्ट। उसके वजह से वो जैसे लोग आप लोग कुंडली मिलाते हैं, उससे अच्छा आप 2 चीज़ें मिलाइए, एक तो है ब्लड ग्रुप और दूसरा है आपका थैलेसेमिया आपको है क्या, है ना। थैलेसेमिया माइनर एक ऐसी होती है, अगर दोनों में वो होता है हस्बैंड वाइफ, तो थैलेसेमिया मेजर बच्चा पैदा होता है, जो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनका लाइफ, ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो वो पहले जांच हो जाना चाहिए वो, तो वो तो हो गया प्रेगनेंसी होने से पहले। प्रेगनेंसी हो गए आप, ठीक है, तो उस टाइम आपको बहुत सारे और भी जांचें करना होता है सिमिलरली, कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर नॉर्मल है या नहीं है, आपका BP नॉर्मल है या नहीं है, कोई थायराइड है क्या, कोई ऐसी इन्फेक्शन है क्या जो बच्चे में आ सकती है, जैसे आपको हो गया, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन का हम टेस्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मतलब टाइम टू टाइम 3 ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चा सही है कि नहीं है। जैसे मन में बहुत धारणा होते हैं लोगों की कि अल्ट्रासाउंड ज़्यादा कराने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट अल्ट्रासाउंड इज सेफेस्ट है। अल्ट्रासाउंड और MRI प्रेगनेंसी में सेफ़ है। आपको एक्सरे नहीं कराना चाहिए और CT स्कैन नहीं कराना चाहिए, ठीक है, ये दोनों नहीं कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से आपको कुछ होने से पहले ही पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, हम लोग 4 बहनें हैं। अभी कुछ महीने पहले मेरी सिस्टर को कैंसर डिक्लेयर हुआ और वो 3 महीने में उसकी डेथ भी हो गई। हम बहुत डरे हुए रहते हैं बाकी सिस्टर्स, हम क्या प्रिकॉशन लें? सर्वाइकल काइंड ऑफ ही था कुछ, और तो वो ज़्यादा आपको बड़ा तो हुआ बहुत था। ज़रूरी है कि आप ये टेस्ट कराइए, कौन सी टेस्ट करवाएं? HPV कराइए, HPV DNA टेस्ट पैप स्मीयर के साथ वो कराइए, एक अल्ट्रासाउंड आप कराइए ताकि आपको पता चले। और आपका उम्र अगर थोड़ा कम होता, मैं बोलती आप वैक्सीनेशन लगा लीजिए, HPV वैक्सीन, ठीक है। तो आपको एवरी 6 मंथ्स एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आपको ये सारे चेकअप थोड़ी दिन के लिए करते रहना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक जो है वो पता चलना बहुत ज़रूरी है। जी नमस्ते मैम। मेरा ये प्रश्न है कि क्या HPV हमारे लिए उपयुक्त है और इसकी सही उम्र क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में एक ही कैंसर का वैक्सीन आया है जो सर्वाइकल कैंसर, तो एक हम इस तरह से हम फीमेल लोग लकी है, मेल का कोई कैंसर का अभी तक वैक्सीन नहीं आया, ठीक है।
तो ये जो उम्र है वो 9 ईयर्स से लेके 26 ईयर्स के बीच में लगना होता है। अगर आप 14 साल के पहले लगा लिया तो 2 डोज लगाने से हो जाएगा, 1 डोज और 6 मंथ्स बाद। अगर 14 ईयर्स के अबव का गर्ल्स है तो आपको 3 डोज लगेगा, और इस लगाने से आपको 70% ऑफ इनफैक्ट ज़्यादा ही बोल सकती हूँ मैं, 80-90% सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में मान लो एवरी 8 मिनट में एक औरत सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ होता है। सोचो आप कितना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ये वैक्सीनेशन अगर करो आप तो आपको 80-90% में ये आपका प्रिवेंट कर सकता है। तो आपके आसपास के भी जो है, आज जैसे आप मेरे से समझ के जा रहे हो, जो आसपास है, अपने रिलेटिव उनको भी है, बताइए। सबको ये बताइए कि जाके सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, HPV वैक्सीन बोलते हैं, वो लगाएं। हमने एक इस पे अभी स्पेशल कैंसर रिलेटेड प्रोग्राम भी किया। अभी आज चूँकि हम हार्मोनल इशू पे भी बात करें, हमारे साथ यंग से बड़े लोग तक सब हैं। आजकल पीरियड्स के दौरान लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, PCOD और PCOS, ये बड़े कॉमन प्रॉब्लम है। इनकी क्या वजह लगती है? और जैसा कि लाइफस्टाइल, कोई काफ़ी लोग देखिए, पहले आपने कहाँ सुना होगा PCOD आता है? सब लोग इतने सुंदर होते थे, टाइम टू टाइम पीरियड आते थे, फीमेल जैसे होते थे। आजकल फीमेल मेल जैसे हो गए कि यहाँ मुँह चूस आ गया, बाल उतर गया, इतने मोटे हो गए, ये गले वाले काले हो गए, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये पहले आप समझिए। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल में इतना चेंज हो गया। पहले ज़माने में स्कूल में जाते थे, वॉक करके जाते थे, है ना। आजकल बिल्कुल डोर स्टेप पे आपको गाड़ी आ जाएगी, वहाँ पे स्कूल जाओगे, वहाँ पे स्कूल से आके कोई स्पोर्ट्स तो होता नहीं है, घर में आके फिर दोबारा मोबाइल में बैठ जाएंगे, और सारे जितने भी आपका डाइट है वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले घर पे बना के खाते थे, आजकल सारा फास्ट फूड तुरंत आप एक खा लो और है ना। तो सारा चेंजेस, ये डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, ये 2 चीज़ों की वजह से हमारा ये इतनी ज़्यादा PCOD और PCOS, एवरी सेकेंड गर्ल विल कम टू मी कि ये हो रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है मैम, वेट बढ़ रहा है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 30 मिनट्स कोई ना कोई आप वॉक करिए, कोई एक्टिविटी करिए। कुछ ना है तो आप स्किपिंग कर लीजिए अगर यंग गर्ल्स है ना। नहीं तो आप जंपिंग जैक, कोई डांस कर लीजिए, आप स्विमिंग कर लीजिए, कुछ भी करिए। और डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन खाइए, और कार्ब्स का मात्रा बिल्कुल कम कर दीजिए, ठीक है। कार्ब्स में हो गया रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, चावल हो गया, जितने नमकीन आप खा रहे हो वो हो गया। तो आप पूरे मील में डिवाइडेड कार्ब खाइए। एक बार आपने रोटी खाया तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ी राइस खाइए, मॉर्निंग में आप कुछ और खाइए, बेसन का चीला खाइए, बेसन की चीज़ बहुत अच्छी होती है, तो बेसन खाइए ज़्यादा से डाइट ज़्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फाइबर्स एंड प्रोटीन्स। थायराइड भी एक बहुत कॉमन इशू हो गया है, मतलब हर दूसरे तीसरे शख्स से आपको सुनने को मिलता है कि थायराइड है। हाँ, थायराइड तो आप इतना नहीं बता सकते कि डाइट की वजह से थायराइड होता है। वो बहुत ज़्यादा फैमिली में भी मैंने देखा गया, इनको है तो उनको भी है, उनको भी, अपने रिलेटिव को भी है। तो ऑब्वियसली थायराइड की वजह से आपको वेट बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली आप डाइट में दोबारा उसी के वजह से आपको करना है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे थायराइड है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि मैम मेरे को थायराइड है, मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे भी ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, तो आई डोंट वांट टू टेक इट। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको थायराइड है तो आपको लेना पड़ेगा। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बॉडी के लिए। आपको फर्टिलिटी, आपका दिमाग, आपका याददाश्त, आपका वेट, छोटे हर, जैसे नमक के बगैर आपका खाना नहीं बनता, वैसे ही थायराइड के बगैर आपको बहुत, मतलब लाइफ में हर चीज़ में चाहिए। तो अगर आपको थायराइड 2 तरह की होती है, एक तो ज़्यादा हाइपर, एक हाइपो। हाइपो इज़ मोस्ट कॉमन। तो उसमें एक थायराइड ग्लैंड से हमारा एक हार्मोन निकलता है जो कम हो जाता है बॉडी में, वो बाहर से देना होता है। जैसे आप चाय में चीनी डालते हैं या नमक डालते हैं खाने में, वैसे ही बाहर से देना होता है। अगर आपको 25 कम है तो 25 माइक्रोग्राम देना पड़ेगा, 50 कम है तो 50 देना पड़ेगा। वो सिंपल सी बात है, वो कोई एंटीबायोटिक नहीं है या कोई पेन किलर नहीं है कि वो लेने से आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। पहले तो ये वहम आपको करना चाहिए कि थायराइड है तो आपको उसको कंट्रोल करके रखना होता है। डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करके रखना है। बीपी है हाई तो उसको कंट्रोल करके ना, ये नहीं कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा फिर जाके पता नहीं और क्या हो गया, है ना। दवाई लेनी हाँ, दवाई नहीं होता, वो रिक्वायर्ड हार्मोन है। थायराइड भी एक हार्मोन ही है ना। अर्ली पीरियड्स की प्रॉब्लम क्या बहुत देखने में आ रही है? क्या प्रॉब्लम? अर्ली पीरियड्स, जल्दी हो बच्चियों को जाते हैं। जल्दी हो जाना, 9 से 11 साल की उम्र से पहले। हाँ, तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हो गया ना वो।
वो पता नहीं कैसे हो रहा है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। वही दोबारा वेट का बात आ जाता है कि सब मोस्ट ऑफ द यंग गर्ल्स आर नाउ ओबीज। सेकेंड है आपका मेंटल स्टिमुलेशन आती है। पहले ज़माने में जब छोटे थे तो ऐसी चीज़ों में एक्सपोजर नहीं होते थे ना हमारे, देखते ही नहीं थे क्या हो रहा है। हम लोग खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, जाते थे। आजकल सोशल मीडिया हो गया, आपका मोबाइल हो गया, इंटरनेट, हर चीज़ से आप देखते रहते हो ऐसी चीज़ें, तो कुछ मेंटल स्टिमुलेशन भी होते हैं, उसके साथ आपका फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। ये अभी भी स्टडी चल रहा है, एग्जैक्टली क्यों हो रहा है नहीं पता, बट जो दिखाई दे रहा कारण यही लगता है कि ये दोनों है। एक तो डाइट है, सेकंड है आपका वो यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू सो मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड एट दैट एज, है ना। अभी हमने शादी और बच्चे की बात की, और बड़े आसानी से ये एक बात भी हुई कि आजकल शादी लेट होती है। अब आप देखेंगे इसकी वजह से, क्योंकि एक जनरल बात हो गई है कि मतलब शादी 30 तक बड़े आराम से होती है, और उसके बाद फिर बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो 30 साल के बाद, और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या हो गई। उसके बाद लोग IVF पे जाते हैं। ये कितना बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है, कितना बड़ा एक कंसर्न का विषय है, और इसके पीछे भी कारण आप क्या देखते हैं कि फिज़िकल क्या इसमें? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एग्स ओवरी में भर देते हैं, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं होता, और वो प्रोडक्शन शुरू होता है जैसे ही हमारा पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो ख़त्म होते जाता है धीरे 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 धीरे। हर साइकिल में एक एग ख़त्म हो गया, दूसरा में, जैसे आपने मानो इतना पैसा लेके आए और इतना खर्च हो रहा है हर महीने, तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके बॉडी को वो नहीं पता, उन बॉडी को मालूम है कि अभी 35 इयर्स के बाद धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा, तो तुम बच्चा करो नहीं करो, इट्स योर विश। सो वो जो 20 इयर्स ऑफ विंडो है, 20 to 40 इयर्स, ये एक विंडो होता है जिसमें आप मतलब प्रेगनेंसी कर सकते हो। 40 इयर्स के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहले हम कहते थे कि 30 इयर्स तक अपना फैमिली कंप्लीट कर लो, अभी थोड़ा सा 5 साल चलो और बढ़ा दिया क्योंकि उपाय है नहीं। 35 इयर्स तक आप अपना कर लो, उसके बाद आपका एग क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। होगा भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और बहुत सारी जांचें करनी पड़ेगी कि ये तो नहीं है प्रॉब्लम, ये तो नहीं है। तो आई वुड से कि प्लीज़, कितना भी आप पढ़ रहे हो, कितना भी आप अपना देख रहे हो अपने उसके बारे में, बट 35 इयर्स से पहले प्लीज़ ट्राई टू हैव योर, एक बच्चा करना है, 2 बच्चा करना है, जो भी करना है आप कर लो, या कम से कम आप अपना एग प्रिजर्व कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो 30 इयर्स के अराउंड, आजकल बहुत ऐसे आ गए हैं कि यू कैन कीप योर गुड क्वालिटी एग प्रिजर्व, जो आपको बाद में चाहिए होगा तो आपको ले सकते हो कम से कम। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे खाने में केमिकल्स हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, चाहे कीटनाशक के रूप में या खाने में फर्टिलाइज़र के रूप में, उससे भी तो रिप्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। लोग लड़कियों को कह देते हैं इतनी सियानी उम्र है, इनके बच्चे नहीं हो रहे, इस पर आपका क्या? ये तो देखो, ओवरऑल एज बीमारी का ये पर्टिकुलर आप फीमेल को ही आप दोष नहीं दे सकते हो, मेल को भी हो रहा है ना। ऐसा नहीं मेल का भी स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो रहा है आजकल, ऐसा नहीं उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो दोनों पार्टनर को ये इशू है। मतलब कह देने की अलग बात है, बट वो पता करना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। अगर आपको पता चल जाए कि सच में वो गलत डाइट ले रही है, तो 1 साल आप उनको दीजिए अपना इम्प्रूवमेंट। बहुत साल मैंने देखा हुआ पेशेंट को कि विद डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी वो अपना एक क्वालिटी काफ़ी AMH लेवल होता है एक, जो हम मेजर करते हैं, वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है उसके साथ ही। कुछ मिथ्स और गलतफहमियां होती हैं या कंसर्न रहते हैं कि पीरियड्स में टैम्पून या कप का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी वो चाहिए। दोनों अलग अलग बात हो गई ना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज टोटली डिफरेंट, टैम्पून और वो तो ये हम मिथ एंड फैक्ट्स पे बात करें तो इनके लिए आप टैम्पून कर सकते हो यूज़, कप तो बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हो। टैम्पून एक अंदर जाने वाली बात हो गई ना, वो तो आपका पर्सनल चॉइस है, वो मैं कुछ नहीं कह सकती। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि एवरी 6 इयर्स उसको बदलना है, सॉरी एवरी 6 आवर्स बदलना है। ये नहीं कि अंदर ही रख दिया, 2 दिन भूल ही गए, टेम्पोन अंदर पड़ा हुआ है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की रिस्क होती है। एक ये प्रॉब्लम है, टेम्पोन को टाइमली
रिमूव करना और रीयूज़ करना है, उसको अलग मतलब दूसरा टैम्पून लगाना है। और कप आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, उसका कोई इशू नहीं है, वो आप जैसे भर जाएगा उसको आप कर दो। ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो आप क्यों खाओगे? कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं चाहिए प्रेगनेंसी या कोई बहुत सारे बीमारियां होती है जिसमें भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पीसीओडी हो गया, आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं, वो मतलब ट्रीटमेंट से आ ही नहीं रहा आपको पीरियड, तो आप हमें कुछ दिन के लिए 6 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हम देते हैं टू रेगुलराइज योर पीरियड, है ना। और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हो किसी वजह से इनिशियल पार्ट में ही, जैसे शादी हुई है 2 साल आप प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हो, या 28 ईयर्स सपोज, तो आप 2 साल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हो रादर देन गोइंग टू सम अदर कि आप आईयूडी लगा दो। वो क्या हो गया, एक इन्वेसिव प्रोसीजर हो गया, आप यूट्रस के अंदर कुछ डाल रहे हो, है ना। तो उसमें वो लेने से अच्छा है आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लो अगर आप 6 मंथ्स या 1 ईयर का एक स्पेस लेना चाहते हो प्रेग्नेंट होने के लिए, तो दैट इज़ ओके। बट अगर आप सालों साल यूज़ कर रहे हो, कोई भी सालों साल यूज़ करना अच्छा नहीं होता ना, कि फिर 5 ईयर्स 10 ईयर्स आप कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हो, वो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट येस, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड देन इट इज़ वेरी सेफ। कई केसेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, वो कितनी सेफ होती है और इससे क्या असर पड़ता है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको तब ज़रूरत पड़ती है अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम आ रहा है या प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया। आपने देखा होगा 35 इयर्स में किसी को पीरियड बंद हो जाता है ना। ऐसे लोगों को थोड़ी दिन के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी सारे मेनोपोजल सिम्टम 10 साल पहले से ही आ जाएगा ना। तो एटलीस्ट 40-45 इयर्स तक आपको सेफ, आजकल बहुत सारे सेफ कम लिमिटेड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ गया है जो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। बट अगर 50 इयर्स में आपको हो रहा है तो इनिशियली हम ये ट्राई करते हैं कि जितने सिम्टम्स है वो आप नेचुरोपैथी से, जैसे आप मैंने बोला डाइट हो गया और फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, अपने आप को बिज़ी रखो, अपने बॉडी को यूज़ करो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ये सर। तो तुरंत उनको नहीं दे देना चाहिए। डॉक्टर साहब, किटी पार्टीज में लेडीज कहने लगी हैं कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गलत बात है ये। इम्यून सिस्टम में तो बिल्कुल भी वो कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव दे रहे हैं, जो हार्मोन दे रहे हैं, वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी चल रहा है ना। उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं तो कैसे इम्यूनिटी कम हो जाएगा? वो तो बिल्कुल गलत है। आखिर में आप क्या सलाह देना चाहेंगी महिलाओं को कि कौन से वो टेस्ट करा लेने चाहिए और किस उम्र में करा लेने चाहिए जिससे आपके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस या इम्बैलेंस है वो लोगों को पता लग जाए? तो पहले जितनी फीमेल है हमारे इंडिया में, मोस्ट ऑफ देम से मोर देन 50-60% है एनीमिक, मतलब हीमोग्लोबिन कम होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है ना। ऑक्सीजन, जैसे आप पहाड़ों में चले जाओ, लेह लद्दाख में चले, सांस नहीं आएगा आपका, है ना। वैसे सेल्स को सांस नहीं आते, मतलब काइंड ऑफ। तो एक तो आपको हीमोग्लोबिन नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है हमारे इंडियन फीमेल के लिए। बाहर में जाओगे तो हीमोग्लोबिन 14 आएगा, हमारे आएगा 8, 6, 5, उसमें भी घूमते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं होगा। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, उससे आपको एजिंग बढ़ जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा तो आप ज़्यादा दिन तक सुंदर देखोगे। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे आप लोग, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मेनोपॉज में जा रहे हो तो एवरी ईयर एक अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इज़ लाइक टेकिंग अ सेल्फी, है ना। आप अपना सेल्फी तो 5 बार 10 बार दिन में ले लेते हो, तो साल में एक बार सेल्फी ले लो आपका यूट्रस और ओवरी का, कि उसमें कुछ बन रहा है क्या, है ना। और सेकेंड थिंग, बाकी आप मेनोपॉज में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उसके लिए आपको हार्मोनल टेस्ट होता है, जिन्हें बोला FSH एक हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है। अगर आप 25 या 30 से ऊपर है तो आप यू आर गोइंग टू मेनोपॉज, है ना। तो ये बाकी जो और अदर सिस्टम है, आपका शुगर नॉर्मल रहना चाहिए, आपका BP नॉर्मल रहना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा जो मसल है वो सार्कोपेनिया बोलते हैं उसको, मसल बिल्कुल सूख जाता है। जैसे आप ओल्ड क्यों लगते हो, आपकी झुर्रियाँ आ जाती है, क्यों आती है, क्योंकि आपका सारा मसल। तो उसके लिए आपको
एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा होगा पार्क में बहुत सारे लेडीज़ 5-5 घंटे वॉक कर रहे हैं, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। 30 मिनट्स वॉक इज़ गुड एनफ, अनदर 30 मिनट्स प्लीज़ यूटिलाइज टू डू सम एक्सरसाइज। कोई भी आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करिए, अगर कुछ नहीं है तो योगा करिए। आप अगर सूर्य नमस्कार कर लोगे तो उसमें सारे एक्सरसाइज बोन्स का हो जाता है, पुशअप भी हो गया वहाँ पे, बैक में एक्सरसाइज भी हो गया। तो मसल को लॉस होने से आपको रोकना है। अगर मसल लॉस हो गया तो कितना भी कैल्शियम खा लो, आपका बोन कभी स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। मसल एंड बोन स्ट्रेंथ इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। जी, आप बहुत अच्छे से लोग, क्योंकि औरतों को खूबसूरती भी सेहत के साथ साथ हाँ। चाहिए होती है, तो सुंदरता की बात आपने लगातार की है, इसलिए ये सवाल भी ज़रूर बनता है कि सुंदर दिखते रहें, जवान दिखते रहें, इसके लिए एंटी एजिंग ना खाएं, नेचुरल प्रोसेस जो आपने बताया, उसके Definitely. कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम सेफली ले सकते हैं। कोई भी मेडिसिन बिना जाने नहीं लेना है, नंबर 1। इवन मल्टीविटामिन भी नहीं लेना है। मेरे पास आते हैं विटामिन B12 1000 हो गया और 2000 हो गया, है ना। ऐसे पॉप नहीं करते रहना कि मैं ये खाऊं ये खाऊं। पहले आप देखिए आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से पहले आप कोशिश करिए कि अपनी डाइट से लीजिए। जैसे मैंने बोला, प्रोटीन खाओगे, एक बार सैलेड खाओगे, एक फ्रूट खाओगे, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स खाओगे, 30 मिनट्स वॉक करोगे, 30 मिनट्स एक्सरसाइज करोगे, तो किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी आपको अगर चाहिए तो यूजुअली हमारे जो इंडियन में एक तो हीमोग्लोबिन कम होता है, एक विटामिन B12 कम होता है, एक विटामिन D3 कम होता है। तो डॉक्टर की सलाह के साथ ये आप लीजिए टाइम टू टाइम। और ऐसा नहीं कि हर सालों साल आप कैल्शियम टैबलेट खाए जा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं। ज़रूरी है तो लीजिए, थोड़ा सा कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। और बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग दूध पीते रहे तो 2-2 3-3 लीटर दूध पी लिया कि मेरा बोन टाइट रहेगा, ऐसा नहीं होता। कितना भी आप मिल्क पियो, उसमें उसके साथ बहुत सारे फैट चला जाता है, बहुत और भी चीज़ें चली जाती है। तो आप देख के अपनी डाइट लीजिए, आपके बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि बिना सलाह का आप विटामिन भी ले रहे हो, नहीं लेना है। आपको ज़रूरी है तो आप लीजिए। सुंदर देखने के लिए आप अच्छा खाना खाना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, आप मन से अंदर से खुश रहना चाहिए। जितना आप खुश रहोगे, आपने योगा में देखा होगा, हा 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 हंसते हैं ना, क्यों हंसते हैं? क्योंकि उससे हमारे हार्मोन रिलीज है, सेरोटोनिन, डोपामिन। आप जितना खुश रहोगे ये सब रिलीज होगा, तो आप सुंदर रहोगे बहुत दिन तक। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे सभी गेस्ट का शुक्रिया। आज सहेली में हमने बात की आपके हार्मोन से रिलेटेड इशू की, लेकिन कुल मिलाकर बात जो लबो लबाब वो यही निकल के आया है कि आपको अपने आप पर ध्यान रखना है और कहीं से भी इधर उधर से उठा के दवाई नहीं खा लेनी है। अपने आप पर फोकस रखना है, वक्त वक्त पर टेस्ट कराने हैं, और अगर आप खुश रहेंगे मन से तन से, तभी आप देश को, अपने समाज को और अपने परिवार को, जिस परिवार की देखभाल करने के लिए आप खुद को इग्नोर करती हैं, वो नहीं करेंगी। धन्यवाद। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और बीमारी पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।